नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आप सभी को पता है, हम पिछले काफी समय से अव्यय शब्द और अविकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं। और अव्यय शब्द बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे कि हर जगह, हर सेंटेंस में, हर वाक्य में हम यूज करते हैं, हम प्रयोग में लाते हैं। तो अव्यय शब्दों के बहुत सारे भेद मैंने आपको बताए थे, जिनमें से 3 भेद हम अपने पिछले सेशन से पढ़ रहे हैं। तीसरा भेद जो समुच्चय बोधक है, वो हमने स्टार्ट किया था अपने पिछले सेशन में। तो आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमेशा अपनी कॉपी में उसे नोट डाउन भी करते हैं। तो आज का सेशन जो है, हम पिछला जो हमने पढ़ा था अव्यय शब्दों के जो भेदों में समुच्चय बोधक, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल वहीं से लिखना शुरू कीजिए जहां पर आपने अपने पिछले सेशन में छोड़ा था। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में जाना था। समुच्चय बोधक शब्द और समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, इसकी परिभाषा भी मैंने आपको आपकी कॉपी में लिखवाई थी कि जब वाक्यांशों या शब्दों को समुच्चय बोधक और ये हम क्लास 7th का सेशन पढ़ रहे हैं। और समुच्चय बोधक यानी कि अव्यय शब्दों का तीसरा भेद, ये क्या है? अव्यय शब्दों का तीसरा भेद। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, समुच्चय बोधक। और मैंने इसके लिए आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, एक वाक्य लिखवाया था कि वंश और माधव सगे भाई हैं। दोनों इसमें मैंने कुछ शब्द प्रयोग हुए थे। वंश और माधव सगे भाई हैं, दोनों रंग रूप में समान हैं, परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसलिए उनके मित्र भी अलग अलग हैं। ये एक वाक्य हमने लिखा था, उसमें इस तरह के शब्द जो है वो आए थे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो शब्द है, ये वाक्यांशों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो शब्दों और वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, इन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। इस तरह की हमने अपनी एक परिभाषा अपनी कॉपी में लिखी थी समुच्चय बोधक की। तो आपने अपनी कॉपी में लिखी होगी। और उसके बाद हमने समुच्चय बोधक के भेद भी लिखे थे। समुच्चय बोधक के 2 भेद मैंने आपको बताए थे, समानाधिकरण और नंबर 2 व्याधिकरण। ये 2 भेद हमने समुच्चय बोधक के पढ़े थे। तो समुच्चय बोधक में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे समानाधिकरण को। समुच्चय बोधक शब्द अब आपको समझ में आ गए होंगे कि वे शब्द जो शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और हमने समानाधिकरण, समानाधिकरण जो हमारा पहला भेद है, इसके बारे में भी कुछ बातें अपने पिछले सेशन में डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि समानाधिकरण क्या होता है। तो लिख लेते हैं समानाधिकरण को। समानाधिकरण ये अव्यय शब्दों में तीसरे भेद, समुच्चय बोधक का पहला भेद समानाधिकरण। तो समानाधिकरण की पहले हम एक
परिभाषा बनाएंगे, परिभाषा लिखेंगे एक छोटी सी कि जो समुच्चय बोधक, ये शायद पिछले सेशन में भी आपने अपनी कॉपी में लिखी है, अगर लिखी है तो आप नहीं लिखेंगे, नहीं लिखी है तो आप अभी लिख लेंगे। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले, समान समुच्चय बोधक समान स्तर वाले, ठीक है, समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक, मेन चीज क्या है, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए नाम से ही हमें थोड़ा बहुत इसमें आइडिया लग रहा है कि क्या इसमें हो सकता है। तो समानाधिकरण, समान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए थे, जैसे राघव और सुमेर सदा साथ रहते हैं, राघव और सुमेर सदा साथ रहते हैं। और अगला, यश पढ़ रहा है, नेहा नाच रही है। और अब हमने समानाधिकरण के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 उपभेद बताए गए हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप एक एक चीज को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो हम यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेदों के बारे में पढ़ेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक को आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए हमने इसे 4 उपभेदों में बांटा गया है। 4 उपभेद में बांटा गया है। किसे बांटा गया है 4 उपभेदों में? समानाधिकरण समुच्चय बोधक को 4 उपभेदों में बांटा गया है। 4 उपभेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले संयोजक, नंबर दूसरा विकल्पक, नंबर 3 विरोधवाचक, नंबर 4 परिणामवाचक।
ए 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले संयोजक, यानी कि जो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। तो अब हम सभी को बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संयोजक के बारे में जानेंगे, फिर हम विकल्पक के बारे में जानेंगे, फिर हम विरोधवाचक के बारे में जानेंगे और उसके बाद परिणामवाचक के बारे में। तो सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानिए कि संयोजक, ठीक है, संयोजक यानी कि जोड़ना, आपस में सहयोग करवाना। तो वे शब्द या वाक्यांश या वाक्य जो शब्दों को, वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जो वे शब्द जो दो वाक्यांशों और वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया, ठीक है, ये क्या करते हैं, दो वाक्यों एवं वाक्यांशों को, वाक्यों एवं वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ठीक है। ये तो वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। विकल्पक, विकल्पक यानी कि वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प दिखाते हैं, चॉइस दिखाते हैं। जैसे चुप रहो या बाहर निकल जाओ। जैसे क्लास में आपको कहते हैं ना कि चुप रहो, या तो क्लास में शांत होकर बैठो या फिर बाहर निकल जाओ। तो दोनों वाक्यों के बीच विकल्प है, आपको ऑप्शन दिया गया है। ऊपर वाले में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। जैसे मैंने कहा, मानव भीतर गया और कुर्सी पर बैठ गया, और कुर्सी पर बैठ गया। तो और शब्द जो है वो दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। जैसे भीतर गया एक सेंटेंस, मानव भीतर गया एक वाक्य है, कुर्सी पर बैठ गया एक वाक्य है। तो आप देख रहे हैं दोनों वाक्यों को और शब्द ने आपस में जोड़ा है, यानी कि मानव भीतर गया और कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन दूसरा आप यहाँ पर जो विकल्पक पढ़ रहे हैं शब्द, इसमें आपके पास चॉइस है, विकल्प है चुप रहो या बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वाक्यों एवं वाक्यांशों में विकल्प दिखाते हैं। विकल्प यानी कि ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है, विकल्प दिखाते हैं। विरोधवाचक यानी कि किसी का विरोध यानी कि उल्टा करना, जस्ट अपोजिट तरीके से उसको करना। तो यहाँ पर देखिए, वे शब्द जो वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करते हैं। वाक्य में आपको बताऊंगी, आकाश में काले बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। तो बादल जब छाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वर्षा होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वर्षा तो हो ही नहीं रही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आकाश में बादल छाए हैं मगर वर्षा नहीं हो रही है। आकाश में बादल छाए हैं परंतु वर्षा नहीं हो रही है। तो इस तरह के शब्द ये आपको विरोध जहां पर जताते हैं उसका उल्टा होने के बारे में जहां पर बताते हैं, वहां पर विरोधवाचक होता है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, वाक्यों के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं। पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को बता दिए। अगला है परिणाम वाचक। परिणाम वाचक
तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऐसे शब्द जो एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं। आपको अगर कोई बात बोली गई है तो उसके परिणाम की ओर आपको संकेत किया जाएगा जा रहा है। जैसे पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो आप जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो आप ये एक परिणाम हो सकता है कि शायद आप फेल हो जाओ। तो ऐसे ही जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। तो जल्दी चलो जो शब्द आपका है, वाक्य यहाँ पर जो है उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ पर जहां पर वाक्य के परिणाम की ओर संकेत किया जाता है, एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत किया जाता है ये तो हमने इसके बारे में बिल्कुल अपने एक मोटे तरीके से पढ़ा कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो वे शब्द जैसे अर्थात और व तथा, ये सारे शब्द हैं जो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। तो अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प में अथवा या नहीं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगला अगर हम विरोध की बात करें तो उसमें परंतु, किंतु, मगर, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग होगा। और जब हम परिणाम की बात करते हैं तो यहाँ पर इसीलिए, अन्यथा, ताकि और नहीं तो ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो हमने पढ़े समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। तो आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप इन सारे जो यहाँ पर मैंने चारों आपको भेद लिखाए हैं, आपका साथ में यहीं पे आपको एक होमवर्क भी मिलता है कि आप इन चारों से रिलेटेड वाक्य बनाकर लेकर आएंगे। तो ये इसमें आपका आज का यहाँ तक का होमवर्क है। आगे बढ़ेंगे हम इसी का दूसरा भाग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, समानाधिकरण पढ़ा, जो कि किसका भेद है, जो कि समुच्चय बोधक का पहला भेद है। अगला हम शुरू करेंगे व्याधिकरण। तो व्याधिकरण हम शुरू करेंगे। समानाधिकरण हमने पढ़ लिया, हमने परिभाषा पढ़ी, उसके उपभेदों के बारे में जाना, उपभेदों को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है और होमवर्क भी आपको इस पार्ट का मिल चुका है। हम अगला यहाँ पर शुरू करेंगे व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब क्या होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक? हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक में पढ़ा कि ये समान स्तर के वाक्यों, वाक्यांशों, शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसीलिए उसका नाम समाधिकरण समुच्चय समुच्चय बोधक है। लेकिन अब हम यहाँ पर व्याधिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए व्याधिकरण क्या होता है, ये समुच्चय बोधक जो एक प्रमुख वाक्य से कि अगर कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, वाक्य अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका एक प्रमुख वाक्य होगा और बाकी के जो उस सेंटेंस में जो बाकी के वाक्य होंगे, एक जो बड़ा सेंटेंस होगा उसमें जो बाकी के वाक्य होंगे वो आपके किसी एक वाक्य पर आधारित होंगे, यानी कि एक वाक्य पर आश्रित होंगे। यानी कि एक जो मुख्य वाक्य है वो एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले, यदि फल खाने हैं तो
काटने में मेरी मदद करो। यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। सीमा परीक्षा नहीं दे सकती क्योंकि वह बीमार थी, बीमार है। यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। सीमा परीक्षा नहीं दे सकती क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर आपको जो दो शब्द दिए गए हैं, तो और क्योंकि, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो एक मुख्य वाक्य में से अगले उपवाक्य को जोड़ रहे हैं। जैसे यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। अगर आपको फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। जो आगे का सेंटेंस है, आगे का जो वाक्य है, वो पिछले वाक्य पर आधारित है, पिछले वाक्य पर आश्रित है। फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। सीमा परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार है। तो क्योंकि वह बीमार है इसीलिए वह परीक्षा नहीं दे सकी, यानी कि उसकी परीक्षा नहीं देने का कारण जो है उसकी बीमारी है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य जिस पर आगे के वाक्य जो है आश्रित हो, यानी कि अगर आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वाक्य अपने एक मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा बिल्कुल इसी तरह बनती है। जो समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में से एक वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। आप इसके आगे लिखेंगे, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इस तरह हमने व्याधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा को लिखी। इसके भी कुछ उपभेद, क्योंकि इसे भी आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से समझाना है, तो इसके भी कुछ उपभेद हमारी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका में दिए गए हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो बच्चों, आज हमने अव्यय शब्दों में समानाधिकरण और व्याधिकरण के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और इस
पाठ से जुड़े हुए जो बाकी के भेद हैं उन्हें हम अपने जो नेक्स्ट सेशंस हैं उनमें पढ़ेंगे। और आज का मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आप समानाधिकरण जो हमने पढ़े उसके उपभेदों में जिस तरह से मैंने आपको उपभेदों की परिभाषा समझाई है उसी के आधार पर आप सभी भेदों के उदाहरण अपनी कॉपी में लिखकर लाएंगे। और आज जो हमने पढ़ा है इसको घर में एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसके कुछ शब्द हैं जो आपको कठिन लग सकते हैं, कुछ परेशानी आपको इसको समझने में आ सकती है। तो आप इसको घर में एक बार रिवाइज कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है इस पाठ को समझने में तो फिर इसका रिवीजन फिर से आपको करा दिया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।